सीताराम नागरिकता। आज हम नागरिकता के बारे में आपको समझाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। बिल्कुल बात सही है। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं एवं नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं। क्वेश्चन का मीन्स है कि आपके क्या क्या दायित्व हैं, अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है, ये आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं। राजनीतिक समुदाय की पूर्ण एवं समान सदस्यता के रूप में नागरिक में अधिकार तथा दायित्व दोनों सम्मिलित हैं। एज ए सिटीजन आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपको नागरिक के क्या क्या दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, इसका भी पालन करना चाहिए और क्या क्या अधिकार हैं आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों चीज़ों का आपको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। और समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में जो नागरिक होते हैं वो निम्नलिखित अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा करते हैं। जैसे सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, मतलब आप सभी को मतदान करने का अधिकार है। आप जाइए, वोट डालिए, यहाँ भी आपका निर्वाचन क्षेत्र हो। अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि आप भोजपुरी में कोई संस्था बना सकते हैं और कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप उसके लिए संस्था बना सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। आपको संविधान में वर्णित है। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना लीजिए। आपकी इच्छा है पारसी बनने की या जैन धर्म अपनाने की, कोई दबाव नहीं है, आप अपना सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी लागू की है उतना तो आपको पाने का अधिकार है, कहीं पे भी आप काम करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कक्षा 8 तक तो सभी लोगों को शिक्षा मुफ्त है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, RTI 2005 में आया था, वहाँ पे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ है। अब ये मत पूछेगा कि डिफेंस के बारे में पूछने लग गए, जो बातें नहीं बतानी है वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फिर पूछने लगे राष्ट्रपति का दौरा कहाँ से कब तक होने वाला है, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वैल्यूएबल चीज़ें आप पूछ सकते हैं जो समाज को हिट करती हो, इम्पोर्टेंट हो, वो अधिकार है। कुछ चीज़ें सूचना प्राप्त करने का अधिकार के दायरे से निकाल के रखी गई हैं। समानता का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है। पुरुष हो, स्त्री हो या ट्रांसजेंडर, सभी को अधिकार है। जीविकोपार्जन करने का अधिकार है, आप अपनी जीविका जीने के लिए कहीं पे भी काम कर सकते हैं। आवास का अधिकार, रहने का अधिकार है। अपनी भाषा संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार है। इससे आ गया गमनागमन का अधिकार, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। इतना अधिकार बता दिया मैंने, इतने तो आप बिना बताए ही यूज करते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है और बुनियादी अधिकारों के रूप में मान्यता मिली, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शेष अधिकारों को सरकार परिस्थितियों के अनुसार मान्यता प्रदान करती रहती है और नागरिकों के राष्ट्र तथा अन्य नागरिकों के प्रति निम्न दायित्व हो सकते हैं। हमें केवल निजी जरूरतों हितों को ही नहीं सोचना चाहिए और ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करनी चाहिए जो हम सबके लिए हितकारी हो, जैसे वायु जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाना, जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना। कहने का मीन्स है कि अपनी निजी जरूरतों को हित को नहीं देखना चाहिए। पता चला घर का कूड़ा है बगल वाले पार्क में डाला है, पर घर तो साफ हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, आपने तो ऐसा कर दिया लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो ये निजी हित है और प्रदूषण फैला दिया ना, सबका हित कर दिया समाज के लिए। ऐसे फालतू के काम मत कीजिए प्लीज़। तो फिर कहने लगेंगे हमारा तो अधिकार था। कुछ चीज़ों में अधिकार इस प्रकार के मत दर्शाइए। ऐसा बोलिए दंगे हिंदू मुस्लिम में कहीं कुछ तनाव चल रहा है, आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दें कि तनाव भड़क रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं सही हैं। समझ गए बात को? वृक्ष लगाने हैं, सभी लोग वृक्ष लगा रहे हैं, घर के अंदर पैक हैं, हम क्यों जाएँ, गवर्नमेंट का काम है। तो प्लीज़ ये निजी हित वाले काम मत करें, समाज के लिए काम करें, देश हित के लिए काम करें। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी देश की भावना को आहत हो। हमारा फैसला बहुत सटीक और उचित होना चाहिए, उतना ही बोले उतना जरूरी हो, फालतू के काम मत करें। जब आप ऐसे रहेंगे तो किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हो सकती।
देश के नागरिक छपने के होने के नाते हमारे दायित्व है कि इस राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करें और देश और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में राज्य का पूरा सहयोग करें। अभी CA NRC और NPR आया था, लोगों ने क्या किया, पब्लिक जो प्रॉपर्टी थी उसको तो तहस नहस कर दिया। हमारा उनकी तो थी नहीं, तो क्या कर दिया, जो नियम बन रहे हैं सही बन रहे हैं, इतने बुजुर्ग लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, कोई चीज़ गलत नहीं है। और जब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया तो क्या हुआ, ये आप देश के नागरिक होने के नाते आपने से कोई अच्छे काम नहीं किए थे, जिन लोगों ने ऐसा काम किया, तो इस प्रकार के काम मत करें, उसकी रक्षा करें। और जब रक्षा करेंगे तो जो हमारे कानून बने उनका आप पालन कर रहे हैं और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। और दूसरे नागरिकों के लिए भी हमारे दायित्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसके अंदर हम अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करें। हमें सभी का सम्मान भी करना चाहिए। फिर कहता है सभी नागरिकों को समान अधिकार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से ना कर सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे अधिकारों का प्रयोग समानता से ना कर सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जाते हैं, लेकिन यह बात सही है कि सभी लोग समानता से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि सब समान अधिकारों से लैस नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग आपस में समानता से नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? हमारे समाज में दो तबके के लोग हैं, एक अमीर और गरीब। कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत बुरी अवस्था में उनका जीवन यापन हो पाता है। ये जो अमीर तबका है वो गरीब निम्न वर्गों के लोगों का शोषण करता है। जमींदारी इसका एक सच्चा प्रमाण है। आप देखते हैं गाँव में भी ऐसे होता है। जमींदारों को तो जीने का अधिकार था, लेकिन गरीबों को नहीं। उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था गरीबों के साथ बहुत ही निर्मम और क्रूर था। इस प्रकार की जो चीज़ें थी, गरीबों के पास भी अधिकार थे, लेकिन वो उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाते थे। आपको अगर इस प्रकार की चीज़ों का आंसर लिखना है तो इस प्रकार से एग्जाम्पल लेके उसको समझा सकते हैं। भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल ही के वर्षों में किन्हीं दो संघर्षों पर टिप्पणी लिखी। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की गई? दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन रहे हैं, क्योंकि दलित आंदोलन होने का मेन कारण है कि जो उच्च वर्ग था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्होंने प्राचीन काल में रूढ़िवादी विचारधाराओं के द्वारा दलितों का बहुत ही अपमान किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी स्थिति बेकार की। स्थिति को सुधारने में कोई अच्छे प्रयास नहीं किया। जिन लोगों ने किए उनका विरोध हुआ। अगर हम उनको बहुत प्यार से रखते तो आरक्षण की मांग नहीं होती। दलितों ने भी उसका वो किया, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए आरक्षण चाहिए, क्योंकि वो बहुत निचले तबके हो चुके थे। एक मंडल आयोग के प्रावधान का संघर्ष बढ़ा। अंतोगत्वा 33% आरक्षण बिल लाया गया। दलित ने अपने लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहे, क्योंकि जब उन्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो उनके राजनीतिक अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं। इस प्रकार से एक दलित आंदोलन आया। महिला आंदोलन भी इसी प्रकार से आया, क्योंकि कुछ वर्गों के द्वारा जो महिलाएं के द्वारा शोषण होता था महिलाओं की, उनकी दयनीय स्थिति थी। लोग केवल घर के कामकाजों में रखना चाहते थे। हमारी देवी जी खुद हैं घर की, बाहर कुछ करना चाहती हैं, हमने परमिशन दे दी है। पहले ऐसा नहीं था, वो चाहती थी कि कुछ करें, लेकिन जो लोग थे वो घर के अंदर रखना चाहते थे, उनका साथ गलत व्यवहार करते थे। महिलाएं अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग करने लगी थी। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण बढ़ा। आज के समय में काफ़ी सक्रिय है, लेकिन आज भी कुछ वर्ग ऐसे जिनका उनके साथ शोषण हो रहा है। महिलाओं को नीचे दर्जा दिखाया जाता था, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ऐसा करो। बराबर में जब मजदूरी कराते थे तब भी उसमें असमानता बरतते थे। लोकसभा राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व बहुत ना के बराबर था। एक महिला महिलाओं की परेशानियों को समझ सकती है, पुरुष क्या समझेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें थीं उसमें चल रही थी, तो महिला आंदोलन हुआ। और
महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए काफ़ी सतर्कता दिखाई और आज सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं और लोगों को बहुत दिक्कतें दे रही हैं। ऐसा मैं नहीं करूँ, मजाक कर रहा हूँ, बहुत आगे जा रही हैं। शरणार्थियों की क्या समस्याएं हैं? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? शरणार्थी, जो शरण में आया उसे शरणार्थी कहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो पीड़न हो जाता है, अकाल, युद्ध या अन्य कारणों से विस्थापित हो जाए, वो शरणार्थी कहलाते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने को राजी नहीं होता है तो वो घर नहीं लौट सकते, वे राजविहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। शिविरों में अवैध प्रवासी के रूप में पड़ोसी देश में रहने को मजबूर होने लगते हैं और अक्सर कानूनी तौर पर काम नहीं कर पाते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते, संपत्ति अर्जित नहीं कर पाते। कोई भी राष्ट्र उनके अधिकारों की गारंटी नहीं देता है। इसी वजह से आमतौर पर इस हालात में उनको जीवन यापन करने में बहुत परेशानी होती है। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा ऐसे शरणार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकती है। हम जिस विश्व में रह रहे हैं वह वैश्वीकरण का आपस में जुड़ा हुआ है। आज कोई भी देश दूर नहीं है, संपूर्ण समाज एक छोटे से टुकड़े की तरह सिमट कर रह गया है। आधुनिक संचार क्रांति ने पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बना दिया है। विश्व के विभिन्न घटनाओं के संपर्क हम तुरंत जान जाते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर विनाश युद्धों को होते हम देखते हैं और विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में उनको बहुत मदद मिलती है। विश्व नागरिकता की अवधारणा अपनाकर राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, इसमें कई देशों की सरकारें और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। उदाहरणार्थ, ऐसे प्रवासी राज्यहीन लोग शरणार्थी की समस्या का समान समाधान पाना आसान हो सकता है और कम से कम उनके बुनियादी अधिकार तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। मैं इस टॉपिक से सहमत हूँ, बस कुछ बातों से इसमें सहमत नहीं हो सकता। जो विश्व नागरिकता की अवधारणा दी जा रही है, शरणार्थी कहीं पर भी रह लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस मेन है कि शरणार्थी के तरीके ही रहें, उनको हम सबको सुविधा दे देंगे, सब चीज़ें ले लें, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे शरणार्थी ना बन के आ जाएं जो गलत कामों में संलग्न हो जाए। मतलब एक देश को डिसाइड कर देना चाहिए कि हमें इस धर्म, इस जाति के लोगों को शरणार्थी बनाना है और सबको नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे लोग आते हैं तो आतंकवाद फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। तो चला चुपचाप आगे, ISI के एजेंट है वो आ चुके हैं और जो इसको भी शरणार्थी में किसी को भी हम दर्जा दें, शरणार्थी विश्व नागरिकता की कोई भी देश देता है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल जो की जाए, उसके बाद ही दी जाए। ऐसे नहीं कि आधार कार्ड बना दे दी नागरिकता, उसका टेस्ट किया जाए, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाए, हर प्रकार की चीज़ें उससे पूछी जाए, तब उसको नागरिकता दें। इससे कि वो अगर रहे तो किसी प्रकार का हमें उससे खर्चा मन उत्पन्न ना हो सके हमारे मन में और हम निश्चित होकर रखें उसको। इसको गलत वे में मत ले जाइएगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के अप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? अभी भी ऐसा ही हुआ, कोरोना काल में ऐसा चला। कोरोना काल में क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह में काम करने जाते थे, जब वो वापस आए तो लोगों ने विरोध किया। विरोध तो केवल कोरोना के कारण ही किया गया, वैसे भी लोग विरोध करते थे। मुंबई ऐसे जगहों पे आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि बिहारी चले गए तो लोगों ने बिहारी को भगाने लगे, गुजरात गए तो यूपी बिहार को भगाने लगे, ऐसे कांड हुए हैं। लेकिन जो लोग आते हैं ये बहुत कुछ हेल्प कर जाते हैं उसकी इकोनॉमी में, वहाँ के कल्चर में, हर चीज़ में। देश के अंदर क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के अप्रवासन आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं कि ज़्यादा संख्या में रोजगार के बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है तो हम एक ही देश के वासी आ रहे हैं, अगर स्थानीय लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो आप भी वहाँ काम कीजिए ना, मना किसने किया है? लेकिन वो नहीं करते हैं ना, तभी तो दूसरी कंपनियां बाहर से लोगों को हायर करती है कि हाँ भाई चलो उनको रख लेते हैं। और कुछ नौकरियों कामों को राज्य के मूल निवासियों, स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों की सीमित रखने की मांग उठती है। ठीक है, जब प्रवासी लोग आते हैं तो श्रम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
आते हैं, खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आएंगे, जाएंगे, पैसा तो दे रहे हैं ना वो। छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी, घरेलू नौकर, फेरी वाले, नट ठीक करने वाले मिस्त्री होते हैं, यही लोग होते हैं, यही प्रवासी हैं, कोई हाई प्रोफाइल वाले नहीं। तो आते हैं तो कंपनी बहुत कुछ देती है उनको। झोपड़पट्टी में रहने वाले प्रवासी लोग बेल्ट बुनाई, कपड़ा रंगाई, सफाई, सिलाई, छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। मुझे आज गया था, मैं मुंबई में था, तो इसके यहाँ जूस पीता था गन्ने वाले के यहाँ, तो वो तो सड़क पे ही सोता था रात में। यूपी बिहार का था, एक बार एक गिलास फ्री भी पिला दिया करता था। तो अपना जीवन यापन कर रहा है ना। अब वही मराठी से बोल दिया जाता कि आप सड़क के किनारे सो जाइए रात में पूरा जूस बेचने के बाद, तो नहीं सोता था। तो इस प्रकार के लोग रह जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, नट करने वाले, फेरी वाले, यही प्रवासी बनते हैं। और अच्छे लोग क्यों जाएंगे, जिनको पैसे की ज़रूरत है वो जा रहे हैं। भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्व स्थापित तथ्य व एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। निम्नलिखित मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, संसाधनों की कमी का दबाव है, आदिवासियों वनवासियों के लोगों की जीवन पद्धति आजीविका संकट में है। इन लोगों के रहने की भी सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ भी इतने सारे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन हम अपने ही लोगों को इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो निचले तबके तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। दूसरे लोग अभी आ जाएंगे, इस नागरिकता देनी होगी, तो फिर जब अपनों को नहीं कर पाए दूसरे को भी उतना बोझ बढ़ जाएगा। बात ये भी है, क्योंकि बुराई नहीं है। सभी नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी मिलनी चाहिए। न्यूनतम जीवन स्तर गारंटी, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, बिजली पानी, दवा, ये तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी तबका हो, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी हो। शहरी गरीबों की हालत में सुधार लाने के लिए सरकार के साथ स्वयं सेवी संगठन में साथ दे रहे हैं। हर सब फुटपाथी दुकानदारों के हितों की रक्षा 2004 में उन्हें मान्यता तथा नियम प्रदान किया गया। अभी भी कोरोना काल में भी ऐसा हुआ था यूपी में, तो कि आप सड़क किनारे जॉब को लगाते थे, ठेला वेला कुछ भी, तो आपको इधर जॉब पाएगा, कुछ पैसा दिया गया और आप उसको अपने धंधे को फिर से स्टार्ट कर सके। तो ये चीज़ें आज भी हमारे यहाँ झोपड़पट्टियों में निवासियों को सफाई, जलापूर्ति से सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। तो ये लोग अपने स्वयं से स्थानीय अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान दे रहे हैं। तो जब हम डेवलप्ड हो जाए, हमारा कोई भी आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ना होनी चाहिए। लेकिन अभी तो ज़्यादा लोग रहेंगे क्योंकि हम अपने ही देशवासियों को इतनी सुविधा प्रदान करने में हमको समय लग रहा है। तो दोस्तों, आप भी कुछ आगे बढ़ जाएं तो सभी लोगों को समान नागरिकता के जितने अधिकार हैं सभी को सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ये दोस्तों, अच्छा टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।